Hello dear students, today in this lecture we will discuss the abiotic factors, rainfall, humidity, wind, water and atmospheric gases. सबसे पहले हम लेते हैं रेनफॉल को। अब यहाँ पे टेम्परेचर और लाइट के जो इफेक्ट्स हैं वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं लास्ट लेक्चर्स में। अब आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे रेनफॉल, ह्यूमिडिटी, विंड, वाटर एंड एटमॉस्फेरिक गैसेस। सबसे पहले अगर रेनफॉल की बात करते हैं तो रेनफॉल जो है वो मेजर सोर्स है वाटर का। ये कैसे इफेक्ट करती हैं हमारी हर सिस्टम को, एनवायरनमेंट को। इट इज़ द सोर्स ऑफ ग्राउंड वाटर। सबसे जो जरूरी चीज़ है ग्राउंड वाटर का, ये मेन सोर्स होती है रेनफॉल। इट इंक्रीज द रिलेटिव ह्यूमिडिटी। ठीक है, RH जो है, RH इज नोन एज रिलेटिव ह्यूमिडिटी। जैसे आपने देखा होगा कि जब बारिश आती है तो बहुत अनईजी फील होने लग जाता है। ठीक है, तो वो रिलेटिव ह्यूमिडिटी के कारण ही होता है। उसके बाद है इट अफेक्ट द ग्राउंड वेजिटेशन। ग्राउंड वेजिटेशन पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है। जैसे कहीं पे कम बारिश होती है तो वहाँ, जैसे राजस्थान की बात करते हैं हम, वहाँ पे डेजर्ट हो जाता है। अगर लेस रेनफॉल है तो वहाँ पे डेजर्टिफिकेशन शुरू हो जाता है। अगर समटाइम कहीं पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो वहाँ पे भी वेजिटेशन में प्रॉब्लम आती है और पानी जो है वाटर लॉगिंग हो जाती है वहाँ पे। ठीक है, देन नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट है इट अफेक्ट्स एनिमल पॉपुलेशन ऑफ पर्टिकुलर एरिया की बात हम अगर करें कि जैसे किसी एरिया में ज़्यादा बारिश होती है, लगातार ज़्यादा बारिश होती है, जैसे आजकल हर जगह हमें दिखाई देती है कि फ्लड आई हुई है। यूपी में, बिहार में अगर उधर की बात करते हैं तो बहुत ज़्यादा फ्लड जो है वो आई हुई है। तो वो एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है। कैसे करती है? जैसे ग्राउंड वेजिटेशन है, वाटर लॉगिंग के कारण वो ख़त्म हो जाती है, बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, इकोनॉमी पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है हमारी। तो ये सारी चीज़ें इफेक्ट करती हैं पर्टिकुलर पॉपुलेशन की। अगर हम बात करते हैं कि जहाँ पे फ्लडेड एरिया है वहाँ पे। ठीक है, दूसरा है जहाँ पे अगर बरसात होती नहीं है तो वो भी वेजिटेशन पे इफेक्ट करती है। वेजिटेशन अगर नहीं होती तो वहाँ पे पॉपुलेशन ऑब्वियसली कम हो जाती है। ठीक है, देन बात करते हैं फिफ्थ पॉइंट की, इट इंक्रीज द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। जैसे जैसे बरसात हो जाती है तो इंसेक्ट वगैरह के अदर जो पॉपुलेशंस हैं वो बहुत ज़्यादा रैपिडली ग्रो करती हैं। जैसे आजकल आप सुन रहे हैं कि मॉस्किटोज जो हैं वो बहुत ज़्यादा इस टाइम पे ज़्यादा हो जाते हैं और जिसके कारण बहुत सारी डिजीज़, मलेरिया कोज करता है मॉस्किटो, और अदर बहुत सारी डिजीज़ जो हैं वो इफेक्ट हो जाती हैं और बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंक्रीज हो जाते हैं बारिश के कारण। फिर आते हैं इट अफेक्ट द जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब एरिया को भी इफेक्ट करती है। कहीं पे से जैसे रेनफॉल ज़्यादा हो रही है हिली एरियाज़ पे, वहाँ से जो पानी आता है इकट्ठा होके तो वो ग्राउंड पे बहुत इफेक्ट करता है। जैसे कहीं से फर्टाइल एयर को साथ में लेके आता है और फर्टाइल जो सैंड पार्टिकल्स होते हैं वो आके एक जगह पे जो प्लेन एरिया होता है वहाँ डिपॉजिट हो जाते हैं समटाइम। तो जोग्राफिकल एरिया जो है बनाने में या डिस्ट्रॉय करने में, डिस्ट्रॉय भी हो जाते हैं। कहीं पे फर्टाइल एरिया है और वहाँ से पानी बहा के ले जाता है, तो इससे जो है वो बहुत डिस्ट्रीब्यूशन होती है जोग्राफिकल एरियाज़ की। ठीक है, तो ये हमारा रेनफॉल जो है किस तरह से हमारे सिस्टम को अफेक्ट करता है। उसके बाद ह्यूमिडिटी की बात करते हैं तो जैसे मैंने रिलेटिव ह्यूमिडिटी बताई कि बारिश के कारण ही होता है। ठीक है, इट इज़ द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एटमोसफियर। ह्यूमिडिटी क्या होती है? इट इज़ द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स प्रेजेंट इन द एटमोसफियर। रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होगी? रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज द अमाउंट ऑफ मॉइस्चर प्रेजेंट इन द एयर एज द परसेंटेज ऑफ द amount of water which
is the air can hold at saturation at a given temperature। ठीक है, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे कितनी मॉइस्चर को होल्ड कर सकती है एयर, ये हम बात करते हैं। तो ये होता है ह्यूमिडिटी, और हमने बात करी अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। ठीक है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो है इट कैन बी मेजर विद द हेल्प ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट दिस इज नोन एज हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर से हम रिलेटिव ह्यूमिडिटी को मेजर कर सकते हैं। और ये जो है रिलेटिव ह्यूमिडिटी ज़्यादातर क्या काम करती है, प्रमोट्स द जर्मिनेशन ऑफ स्पोर्स इन द फंजाई। फंगस ग्रोथ जो है इस टाइम पे अगर रिलेटिव ह्यूमिडिटी ज़्यादा है तो उनके स्पोर्स जर्मिनेशन के लिए ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं। ऐसे विंड की अगर बात करते हैं तो विंड जो है एयर इन मोशन, क्या कहेंगे हम, विंड। विंड क्या काम करती है, विंड जो है वो हमारे एनवायरनमेंट को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है। कैसे करती है, लाइक अगर विंड बहुत ज़्यादा फास्ट मोशन में है ना, विंड अगर फास्ट मोशन में है तो जो फसलें हैं हमारी क्रॉप हैं वो ब्लोइंग हो जाती हैं, क्या हो जाती है, लोडिंग। जो क्रॉप हैं वो ग्राउंड के अगेंस्ट गिर जाती हैं जिससे बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। और इससे जो है फ्लैग ट्री का क्या मतलब हुआ कि ट्री जो है अगर एक ही डायरेक्शन की वेव्स आती रहें एयर की, जैसे एक डायरेक्शन की वेव्स चलती हैं, विंड वेलोसिटी जो है एक ही डायरेक्शन में पर्टिकुलर डायरेक्शन में है तो फ्लैग ट्री बन जाते हैं। फ्लैग ट्री जो है इस तरह से ट्री जो है उनकी ब्रांचेस एक डायरेक्शन में चली जाती हैं तो एक फ्लैग की जैसी शेप हो जाती है, इसलिए उनको बोलते हैं फ्लैग ट्री। ठीक है, तो ये जो इसकी स्पीड है एयर की, विंड की जो स्पीड होती है, विंड वेलोसिटी, इट कैन बी मेजर बाय एन इंस्ट्रूमेंट दैट इज नोन एज अनीमोमीटर। क्या बोलते हैं इसको, अनीमोमीटर। अब एयर अगर मोशन में है तो वो बहुत सारे स्पोर्स को भी लेके चली जाती है अपने साथ और इससे जो है जर्मिनेशन में भी हेल्प करते हैं। जो प्लांट जिनकी पॉलिनेशन किससे होती है, एयर से होती है, उनको बोलते हैं अनीमोफिलस। ठीक है, अनीमोफिलस। जिनकी जर्मिनेशन होती है, जिनका पॉलिनेशन जो है वो बाय द विंड होता है। ठीक है, हवा में उनके स्पोर्स उठ के जाते हैं और उनका पॉलिनेशन होता है, उसको बोलते हैं अनीमोफिलस इस कंडीशन को। ठीक है, अनीमोफिलस का मतलब होता है कि प्लांट्स का पॉलिनेशन जो है वो होगा बाय द एयर। ठीक है, अच्छा, बहुत सारे सीड डिस्पर्सल में भी हेल्प करती है। बहुत सारे सीड उड़ के और एक जगह से दूसरी जगह पे चले जाते हैं जहाँ पे उनका जर्मिनेशन होता है, तो इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। अलग अलग प्लांट्स जो हैं वो प्लांट्स के सीड कहीं से और कहीं पर पहुँच सकते हैं। अच्छा, ये चीज़ जो है वो वाटर से भी हो सकती है, जैसे रेनफॉल है। अगर रेनफॉल होती है बहुत सारी तो उससे क्या होता है, स्ट्रीम या रिवर भर के चलती है पानी की, और अगर पानी के साथ भी चले जाते हैं स्पोर्ट्स तो पानी के साथ भी जा सकते हैं या बहुत सारे सीड भी जा सकते हैं। तो ऐसे भी हो सकता है कि वाटर से भी बहुत सारे प्लांट का जर्मिनेशन और बहुत सारे प्लांट्स का पोलिनेशन होता है। ठीक है, और जो प्लांट ऐसे भी प्लांट होते हैं जो सिर्फ वाटर में होते हैं तो उनका तो मीडियम जो है वाटर ही रहेगा। ठीक है, रेनफॉल के कारण जो है वाटर ज़मीन पे आता है
आपको पता है ग्राउंड वाटर का भी मेन सोर्स रेनफॉल है, ठीक है। वाटर हमें अवेलेबल होता है, रिवर्स में अवेलेबल होता है, स्ट्रीम्स में अवेलेबल होता है, डैम्स में अवेलेबल होता है, और बाकी जो सारा का सारा इन सारे सोर्स का पानी जाता कहाँ पे, या तो ग्राउंड में जाता है या फिर कहाँ जाता है, ओशंस में जाता है, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा वाटर का सोर्स है। और एटमॉस्फेरिक गैसेस की अगर हम बात करते हैं तो आपको ये पता ही है कि एटमॉस्फेयर में 78% जो है नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है, और सिर्फ 1% जो है वो अदर गैस ऑक्यूपाई करती हैं। अगर हम इसका पाई चार्ट बनाते हैं तो इस तरह से हम बना सकते हैं, जो मोस्ट ऑफ ये है ऑक्यूपाइड होता है 78% बाई नाइट्रोजन एंड 21% जो है वो O2, और बाकी का जो ये 1% बचता है इसमें हमारी आ जाती है CO2, आर्गोन, नियोन, मीथेन, ये सारी अदर गैसेस, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं अदर गैसेस। तो इस तरह से हमने देखा कि जो एबायोटिक फैक्टर्स हैं, एबायोटिक में नॉन लिविंग फैक्टर हमारे आ जाते हैं, और नॉन लिविंग में हमने बात करी क्लाइमेटिक फैक्टर्स की। तो क्लाइमेटिक फैक्टर में हमने सबसे पहले टेम्परेचर के बारे में पढ़ा, उसके बाद हमने लाइट कैसे इफेक्ट करती है सिस्टम को, एनवायरनमेंट को, ये हमने पढ़ा। और आज हमने ये फैक्टर किए हैं रेनफॉल, ह्यूमिडिटी, विंड, वाटर एंड एटमॉस्फेरिक गैसेस। तो ये सारे फैक्टर होने के बाद हमें समझ में आता है कि एनवायरनमेंट जो है वो कैसे ऑर्गेनिजम्स पे इफेक्ट डालता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे अडैप्टिव फैक्टर्स की। नेक्स्ट लेक्चर में किसकी बात करते हैं, अडैप्टिव फैक्टर्स, ठीक है। इसमें हम बात करेंगे सॉइल के बारे में और टोपोग्राफिक फैक्टर्स के बारे में, ठीक है। सॉइल फैक्टर क्या है और इसमें हमारे टोपोग्राफिक फैक्टर्स जो हैं इनके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स।